हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकार है। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर उस बेगानगी के अंदर वही अगानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात, ख्यालात और ज़ाती पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस बरकी रौ को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बन जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने कमरों में अकेले आराम, सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूँ महसूस होती है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में वक्त और एहसास के एक ही सानहे में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजरा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई ना था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत पर मिली तो बेख्तियार उसकी आंखें झुक गईं और रुखसारों पर रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफ़ाक होता है। वकार और अर्जा को एक दूसरे के करीब आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों ज़िद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, न किसी से दबने वाले न किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कच बहस भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिमे इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका नाम शुमार होता था। और आजकल साइंस में फ़लसफ़े से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुर्रा ये कि दोनों वजीहा, खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज़ में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। ज़िंदगी उन दोनों के लिए बाहर के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज़ पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाक़ये को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे, जिनकी ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांका जाता है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सिर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा क़यामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है। बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई चाहत के बाजू पर सर रखते हुए आसमान को तकती हुई दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ाकर रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हे वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अजरा नेशनल लेबोरेटरीज़ में काम करना छोड़ दे। वकार अब IAS में आ चुका है। खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अजरा को इस्तीफ़ा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अजरा के मुंह से ना निकल गई, नहीं, वो अपनी मुलाजमत कभी तर्क नहीं करेगी। मुलाजमत छोड़ने की ज़रूरत क्या है, उसे ये काम पसंद है, वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहार झाड़ पोंछ का काम मनियार करेगा, बाकी रह क्या गया? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह तकना। सो ये काम कौन सा मुश्किल है? दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजे पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जो जो वो बात करते गए बहस उलझती ही गई। अजरा को अंदाज़ा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती चली गई।
बहस के दौरान उसे यह भी एहसास हुआ कि वो घर और उसकी जिम्मेदारी और उसके एहसास की अहमियत को महज बहस की खातिर कम करती जा रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा कि वैसे वकार की दलील में वजन ज़्यादा है। इस बात से वो और भी बिफर गई। उसके लहजे में तल्खी आने लगी। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। में को संभाल लेना चाहिए, मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकली तो निकलती ही चली गई और वो बहस के दौरान मजीद कच बहसी से काम लेने लगी। वकार भी संजीदगी को छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी होगी, तुम मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दे सकते। अजरा के लहजे में आंसू आने लगे। वो और भी अपने अकीदे पर सख्त होती गई। किसी कीमत पर मैं ये मुलाजमत नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। यकायक अजरा ने अपना फैसला दे दिया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरख्वान लपेट दिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई, शरीर बच्चों की किलकारियों से मामूर करीब से गुजरती जा रही थी। अजरा का जी चाहा वो हाथ बढ़ा के इस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ ना कर सकी। टिफ़िन के एक खाली बर्तन को हाथ में लिए पानी में खंगालती रही और पानी एल्यूमिनियम की दीवारों से एक बेमानी फिक्रे की तरह टकराता रहा। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान जाए, अपनी जिद तर्क कर दे, एक कमज़ोर लम्हे का सहारा लेकर अपने आप को वकार की गोद में सर रख दे। मगर वो मुल्तजी लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह सख्त और मगरूर बनी अपनी सीट पर वकार से अलग बैठी रही। हुआ ये कि उसका फ्लैट आ गया। वकार अलिफ और अजरा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अजरा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। बहुत से साल गुजर गए। दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अजरा को याद आता था। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और तवील लम्हों में वकार की जुदाई बहुत खलने लगी। मर्द तो बहुत थे और 1000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो जब करे जब वकार को किसी तरह भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अजरा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर है। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात को घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। किंडरगार्टन में जब उसे दाखिल कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से अजरा ठिठक सी गई। फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर दर्ज भी हो गया। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अजरा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। अजरा बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ने के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजरा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मगर मुन्ना नहीं रोया। वो मर्द था। और जब अजरा के आंसू खत्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजरा से पूछा, अम्मी क्या अब्बू तुमसे खफा हैं? अजरा ने आहिस्ता से इस बात पर सर हिलाया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों अब्रुओं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वकार तो हिंदुस्तान में था कहीं पर। उसे ये भी नहीं मालूम था कि अजरा कहाँ पर है। ये भी मालूम था कि कहीं पर उसके एक बेटा भी पैदा हो चुका है। ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बातें करता है। वकार को ये सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ यह भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मायनों में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास था कि बात उसी की सही थी, दलील जायज़ और वज़नी। मगर वो जो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था, उसी एक बात ने शायद अजरा को उससे बरगश्ता खातिर कर दिया था। वो अगर उसकी मुलाजमत तर्क करने पर इस कदर इसरार ना करता तो यकीनन अजरा भी इतनी जिद ना करती। मुमकिन था कुछ अरसे के बाद खुद ही छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो ज़रूर ही खुद से ये मुलाजमत छोड़ देती। एक ज़रा सी बात के लिए अपनी मर्द की बेहुदा खुदी की खातिर वकार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पेचोताप खाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब वो अय्याशोबाश आदमी नहीं था।
वो घरेलू सुकून पसंद एक ही औरत वाला मर्द था। इधर उधर की ताक झाक से वो घबराता था। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अज़रा, उसके बच्चों और उसके घर का तसव्वुर किया था, और जब उसे वही घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को अपने काम में गर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ़्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत ख़राब और तूफ़ानी हो रहा था। उसके जहाज़ को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। मालूम हुआ रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क़याम के लिए रिट्स होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने का उसे मौका मिला था। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में झक्कड़ और खुनकी के आसार थे। कसीफ बादलों की गहरी सिलवटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निज़ाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नज़ारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिज़ा में अजीब उदासी सी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कड़ ज़दा माहौल में ये जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे जिनकी निस्फ कदे आदम दीवारों से बोगनविलिया की फूलदार शाखें झांक रही थीं। कहीं कहीं पर अमलतास और इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सिर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आते थे। एक आदमी एक मैली चादर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का एक बंडल खरीद रहा था और करीब के दिलशाद होटल के मैले माहौल से एक ट्रांजिस्टर के गैर ज़ाती संगीत की आवाज़ आ रही थी। मौसीकी अगर ज़ाती ना होती तो महज मशीन का शोर बनकर रह जाती है। बहुत सी मौसीकी जो वो आजकल सुनता है खाली बर्तनों की आवाज़ मालूम होती है। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। ऐसी मौसीकी ऐसी शादी से मुशाबे है जो अखबारी इश्तिहारों के ज़रिए सरे अंजाम पाती है। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। एक बार वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म आवाज़ में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ने ने आहिस्ता से इस बात में सिर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बगीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बागीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रविश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब्बू आ गए। अजरा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी भी ना नहीं करेगी।